आज की इस वीडियो में हम फिर से शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन पार्ट 2। इस पार्ट 2 की वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली और ज़रूरी चीज़ है लीगैलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन और अगली चीज़ है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये दो टॉपिक्स हम इसमें बात करेंगे। तो शुरू करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन से। लीगल रिक्वायरमेंट से क्या मतलब होता है? कल जब हमने बात की थी तो हमने उसमें कहा था कि प्रिस्क्रिप्शन कैन बी यूज्ड एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। तो उसी को लेकर के कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो एक प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगी। तो अगर हम शुरू करें सबसे पहली चीज़ से, तो लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन इनडेलिबल इंक। इसका मतलब होता है कि ऐसी इंक से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाना चाहिए जिसे मिटाया ना जा सके। अब वो प्रिस्क्रिप्शन हैंड रिटन भी हो सकता है और कंप्यूटर जनरेटेड भी हो सकता है। मतलब आप उसे चाहे हाथ से लिखें चाहे कंप्यूटर से लिखें, लेकिन उसकी जो इंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनडेलिबल यानी कि कैन नॉट बी इरेज्ड वाली इंक होनी चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें तो लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड इन इंडेनिबल इंक बाय द प्रैक्टिशनर यूजिंग हिज ओन नेम। सेम इंक जो मिटाई ना जा सके, ऐसी ही इंक से प्रिस्क्राइबर को साइन करना चाहिए अपने प्रिस्क्रिप्शन पर अपना नाम लिख करके। फिर लिखा है प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी डेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर। हर प्रिस्क्रिप्शन पे डेट ज़रूर लिखी होनी चाहिए। अगर हम प्रिस्क्रिप्शन पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बार लिख रहे हैं, तो उसमें जब थेरेपी स्टार्ट हो रही है उसकी डेट मेंशन होती है। और अगर आप रीफिलिंग कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन की, बार बार रिन्यूअल हो रहा है प्रिस्क्रिप्शन का, तब आपको रिन्यूअल की डेट लिखनी चाहिए कि आपने कितनी बार इस पेशेंट को देख करके दवा को रिन्यू किया है। अगली बात अगर हम करें तो लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन शुड स्टेट एड्रेस ऑफ द प्रैक्टिशनर। इसमें सिर्फ एड्रेस की बात नहीं है, 5वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन मस्ट ऑल्सो हैज़ कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्रिस्क्राइबर। कंप्लीट डिटेल्स में क्या आता है? जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्वालिफिकेशन है, स्पेशलिटी है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन होनी चाहिए अगर आप उसे एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं तो। साथ में लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज राइट्स इन अ क्लियरली एंड रीडेबल। मतलब जब भी कभी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो उसे लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि प्रिस्क्रिप्शन की जो राइटिंग है वो साफ होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज स्पेस आउट वर्ड्स एंड नंबर्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय पे कि जब भी कभी आप इसे लिखें तो नंबर और वर्ड्स में एक फ़र्क जनरेट करना ज़रूरी है। जैसे ज़ीरो और ओ, इस तरीके की चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज कंटेन्स कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर्स। ऐसा ना हो कि आधी मेडिकेशंस ही लिखी हों। अवॉइड एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म। यूजुअली प्रिस्क्रिप्शंस में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ में लिखा हुआ है द यूज़ ऑफ लैटिन वर्ड्स इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज़ ट्रेडिशनल। पहले के ज़माने में बहुत सारे लैटिन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में नाउ डेज़ लैटिन हैज़ स्लोली गॉन। कहीं ना कहीं जो लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन टर्मिनोलॉजी है, उसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है आज के दिनों में अगर देखा जाए प्रिस्क्रिप्शन में। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जिसमें आप अगर साथ भी लिखते हैं तो आपका काम चल। अगला करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में स्टेप शुरू करने से पहले छोटी सी चीज़ जो साइड में नोट लिखा हुआ है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। जब भी कभी आप हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के ये 4 स्टेप पढ़ते हैं तो ये चारों स्टेप केवल और केवल कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? आप पिंक कलर के बॉक्स में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि विच रिक्वायर्स मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इंग्रेडिएंट्स प्रायर टू डिस्पेंसिंग। मतलब ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जिसको डिस्पेंस करने से पहले आपको 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना पड़े, तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसके अलावा आजकल जो प्रिस्क्रिप्शन चलते हैं वो ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस नॉन कंपाउंडेड होते हैं। मतलब उनमें आपको ब्रांड नेम देखने को मिलता है। ब्रांड नेम देखने का मतलब ये है कि पहले से ही प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी गई है
वो पहले से ही मार्केट में एज अ फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। फार्मासिस्ट को कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है, कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ उसे वो बॉक्स उठा करके, वो पैकेट उठा करके, वो कंटेनर उठा करके डिस्पेंस करना है। तो ये जो हैंडलिंग है प्रिस्क्रिप्शन की, ये यूजली ओल्ड पैटर्न या फिर कहिए कि कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है कि ये जो हैंडलिंग है ये हम पुराने जो कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस होते थे उनके लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो सेम रहता है, रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग दूसरा स्टेप। तीसरा जो स्टेप है, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। और चौथा स्टेप, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये तीसरा और चौथा स्टेप कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे हल्के फुल्के चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको किसी तरीके की मटेरियल को कलेक्ट नहीं करना है और ना ही उस मटेरियल को वे करना है। जब आपको कलेक्ट नहीं करना है, वे नहीं करना है, तो किसी तरीके की आपको कंपाउंडिंग नहीं करनी है, किसी तरीके की लेबलिंग नहीं करनी है और किसी तरीके की पैकेजिंग नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अगर आप ध्यान दें, तो आप ये सब चीज़ें कब करते हैं? जब आप फार्मास्यूटिक्स की लैब में इन चीज़ों को बनाना चाहते हैं। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है जब आप बनाना चाहेंगे तो आप लैब में जो काम करते हैं, वो काम अब आप यूजुअली मार्केट में ऑलरेडी बना बनाया आता है चीज़ और आप उसको दे देते हैं, जो भी कोई आपका पेशेंट होता है। तो अगर नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग की बात करेंगे तो हमारे पास में 3 ही स्टेप बचते हैं। रिसीव करना, रीड करना, चेक करना और एक स्टेप होता है कि आप अपनी मेडिकेशन को उठा करके डिस्पेंस कर सकते हैं। तो एक-एक करके अगर हम बात करें, जैसे रिसीविंग की अगर मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है कि रिसीविंग क्या होता है? फार्मासिस्ट शुड हिमसेल्फ रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन। रिसीविंग पॉइंट में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि फार्मासिस्ट को अपने आप ही प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना चाहिए। अगली बात लिखी हुई है, फार्मासिस्ट इज नॉट प्रेजेंट एट फार्मेसी, नो प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डिस्पेंस्ड। अगर फार्मासिस्ट नहीं है फार्मेसी पर तो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस नहीं किया जाना चाहिए। अगली बात लिखी गई है, देयर मस्ट बी अ सिंगल विंडो टू रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन। यूजली ये कहा जाता है कि आपके पास में एक विंडो होनी चाहिए और वहीं से आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है और वहीं से आपको ड्रग जो है वो डिस्पेंस करनी है। अगला अगर हम स्टेप देखें तो लिखा हुआ है रीडिंग एंड चेकिंग। इसके बारे में कई बातें हैं। लिखा हुआ है, आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन इट मस्ट बी रीड एंड चेक्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ केयरफुली। मतलब जब आपने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया एज अ फार्मासिस्ट तो सबसे पहले आपको उसे पढ़ना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट खुद ही। ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी चेक। जो भी कोई ज़रूरी चीज़ें हैं वो चेक की जानी चाहिए। ज़रूरी चीज़ों में पेशेंट का नाम लिखा है, पेशेंट की उम्र लिखी है, सेक्स लिखा है, एड्रेस है, किस डॉक्टर से आया है, इस तरीके की चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। फिर अगली बात लिखी है, इफ़ एनी कन्फ्यूजन इज़ देयर इट मस्ट बी कंसल्टेड विद द प्रिस्क्राइबर। यहाँ पर एक बात और हो सकती है कि कंसल्टेड विद द प्रिस्क्राइबर और पेशेंट। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, तो आपको डिस्पेंस करने से पहले, मतलब दवा देने से पहले ही उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? प्रिस्क्राइबर से वो चीज़ कंसल्ट करनी चाहिए। अगली बात एक छोटी-सी लिखी हुई है, ऑल्सो चेक फॉर इंटरैक्शंस, इनकम्पैटिबिलिटी एज़ वेल एज़ द डोज़ ऑफ ड्रग। बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं इंटरैक्शंस, इनकम्पैटिबिलिटी। कई बार आप देखेंगे कि 2 ड्रग्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं या फिर वो दोनों ड्रग आप एक दूसरे के साथ में इनकम्पैटिबिलिटी शो करती हैं। तो अगर ऐसी कोई ड्रग है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको डोज़ ऑफ ड्रग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगली बात इसी से रिलेट कर रही है, इफ़ 2 ड्रग्स ऑफ सेम फार्माकोलॉजिकल क्लास इज़ देयर। अगर 2 ड्रग हैं एक ही फार्माकोलॉजिकल क्लास से, तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए और ख़ास करके डोज़ कैलकुलेशन करनी चाहिए कि एक ही तरीके के एक्शन के लिए 2 ड्रग्स वहाँ पे दी गई हैं। अगली बात अगर हम करें तो अगली बात हमारी आती है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। ये बड़ी सही चीज़ हो जाती है। लिखा हुआ है कि बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिपरेशन ऑल द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट मस्ट बी केप्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस आफ्टर बीइंग मूव टू द राइट हैंड साइड। क्या लिखा है कि कंपाउंडिंग शुरू करने से पहले, जो भी कोई प्रिपरेशन आपको बनानी है उसको शुरू करने से पहले जो भी कोई आपके इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आपको आपके वेइंग बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए। और जैसे जैसे आप वे करते हैं वैसे वैसे आपको उन्हें मूव करना चाहिए राइट हैंड साइड की तरफ।
क्यों? दिस ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड gives a check of ingredient which has been weighed, also minimize the confusion with double weighing। है क्या कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ये जो मूवमेंट दिखाया गया है, बताया गया है, ये क्या करता है, ये इंग्रेडिएंट्स को चेक करने की एक सहूलियत देता है कि कौन कौन सी चीज़ें वे हो चुकी हैं। दूसरी चीज़, कन्फ्यूजन को कम करता है। और साथ साथ ये डबल वेइंग, एक ही इंग्रेडिएंट का दो बार वे होना, उसे भी रोकता है। नीचे छोटी सी बात लिखी हुई है, द लेवल ऑफ एवरी स्टॉक शुड बी रीड एटलीस्ट 3 टाइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एरर। किसी भी एरर को अवॉइड करने के लिए एक लेवल को 3 बार कम से कम पढ़ा जाना चाहिए। कब कब? पहली बार जब आप उसे शेल्फ या ड्रॉर से उठाते हैं तब। दूसरी बार जब कंटेंट को वेइंग या मेजरिंग के लिए लिया जाता है तब। और तीसरी बार जब कंटेंट को वापस से उसकी जगह पर किसी शेल्फ या ड्रॉर में रखा जाता है तब। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो चीज़ उठाई, जो चीज़ वे की और जो चीज़ वापस रखी, वो तीनों ही टाइम आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अगली बात अगर हम करें तो चौथा स्टेप जो होता है हमारी हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का, वो आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। इसके अंदर तीन अलग अलग बातें हैं, कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। क्या होती है कंपाउंडिंग? ऑल द प्रोसेसेस आफ्टर weighing द ingredient and before the final product is formed are considered to be the part of compounding। मतलब एक बार जब आपने वे कर ली इंग्रेडिएंट और फाइनल प्रोडक्ट के बनने से पहले इसके बीच में जो भी कोई चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड पेस्टिंग अ लेबल ऑफ द कंटेंट पैक्ड इन द कंटेनर। फार्मास्यूटिक्स की लैब में जैसे आप लोग काम करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि लेबल लगाया जाता है हर कंटेनर पे। तो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड पेस्टिंग अ लेबल ऑफ द कंटेंट पैक्ड इन द कंटेनर। ठीक। फिर पैकिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द न्यूली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट इन अ सूटेबल कंटेनर। पैक करना प्रोडक्ट को, उसे हम पैकिंग में कंसिडर करते हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग शुड बी डन एट अ नीट एंड क्लीन प्लेस। कंपाउंडिंग हमेशा एक साफ सुथरी जगह पर करनी चाहिए। देयर शुड बी अ स्पेसिफिक एरिया इन द फार्मेसी फॉर द कंपाउंडिंग ओनली। फार्मेसी में एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहाँ पर आप कंपाउंडिंग करेंगे। जैसे हमने बात की थी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने की, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद में वेइंग करने की एक जगह होगी, उसके बाद में उस चीज़ को मूव करके आपको कंपाउंडिंग एरिया में लाना चाहिए। ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट शुड बी क्लीन्ड एंड ड्राइड। जो भी कोई आपको इक्विपमेंट ज़रूरत है वो साफ़ होने चाहिए और सूखी अवस्था में होने चाहिए। साथ में लिखा हुआ है कंपाउंडिंग शुड बी डन बाय द फार्मासिस्ट ओनली। कंपाउंडिंग किसके द्वारा की जानी चाहिए? केवल और केवल फार्मासिस्ट के द्वारा। सबसे ज़रूरी चीज़, ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम। एक समय पर एक ही प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग होनी चाहिए। दो या दो से अधिक प्रिस्क्रिप्शन एक समय पर कंपाउंड नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। दूसरी चीज़, स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल कंपाउंडिंग द स्टेराइल प्रिपरेशन। अगर आप कोई स्टेराइल प्रिपरेशन बना रहे हैं तब आपको केयर भी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। साथ में लिखा हुआ है लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये एक ही बार में हम दोनों बातें करेंगे। एवरी फॉर्मुलेशन मस्ट हैव अ लेबल ऑन इट्स कंटेनर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर लेबल चिपकाएं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेनर में क्या रखा हुआ है। साथ में लिखा हुआ है लेबल शुड बी ऑफ ऑप्टिमम साइज। ऐसा भी नहीं है कि कंटेनर बहुत बड़ा है और लेबल बहुत छोटा है। ऑप्टिमम साइज की चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि कंटेनर से बड़ा लेबल हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। लेबल शुड हैव द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के बारे में जो भी कोई ज़रूरी जानकारी है, एक प्रोडक्ट के बारे में जितना भी कुछ आपको उसके लेबल पे लिखना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी लेबल पे लिखी हुई होनी चाहिए। सबसे पहले उसका नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी है वो लिखा होना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो लिखा होना चाहिए, कोई स्टोरेज कंडीशन है, उस तरीके की चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मेंशन वहाँ पे होनी चाहिए। लेबल शुड हैव अ नीट एंड क्लीन रीडेबल राइटिंग और फॉन्ट। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो राइटिंग साफ़ होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए, और यही चीज़ अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तब फ़ॉन्ट भी ऐसा ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनदार फ़ॉन्ट या फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो पढ़ने में कन्फ्यूजन क्रिएट करें। लिखा हुआ है न्यूली फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस मस्ट बी पैक्ड इन अ सूटेबल कंटेनर। अब हम पैकिंग की बात कर रहे हैं।
कि पैक हमेशा एक सूटेबल कंटेनर में करना चाहिए। सूटेबल कंटेनर से मतलब होता है कि अगर आप बात करें क्रीम की, तो वो एक वाइड माउथ कंटेनर में पैक होती है, और अगर आप बात करें आई ड्रॉप की, तो वो एक ड्रॉपर में पैक होती है। ये होती है सूटेबिलिटी ऑफ द कंटेनर। आप चौड़े मुंह के कंटेनर में आई ड्रॉप नहीं रख सकते, और आप ड्रॉपर वाले कंटेनर में सिरप को नहीं भर सकते। आगे लिखा हुआ है फोटो सेंसिटिव ड्रग्स मस्ट बी पैक्ड इन एम्बर कलर्ड कंटेनर। एम्बर कलर्ड कंटेनर में आपको वो दवाएं रखनी चाहिए जो धूप से खराब होती हैं। ये सारी चीज़ें पैकेजिंग में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा में सबसे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है एट लास्ट मेक अ फाइनल चेक रिकॉर्ड ऑफ द एक्शन टेकन एंड इशू मेडिसिन टू द पेशेंट विद द क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस। आपने हैंडलिंग और प्रिस्क्रिप्शन में जो भी कुछ किया, सबसे लास्ट में एक फाइनल चेक कीजिए, उसका रिकॉर्ड एक बनाइए कि आपने क्या क्या कितने कितने ग्राम कहाँ कहाँ से लिया, और उस पेशेंट को क्या क्या दिया आपने। फिर जब आप पेशेंट को इशू करते हैं मेडिसिन्स, तो इंस्ट्रक्शंस दीजिए और उसे उनकी एडवाइस दीजिए। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल लेवल मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। थैंक यू।